बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम स्वात रीजन बीएस नर्सिंग 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 3 पढ़ेंगे। स्वात रीजन के ऑथेंटिक स्लाइड्स को यूज़ किया गया है। इस यूनिट 3 में हम फार्माकोलॉजिकल केयर जो है पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग के अकॉर्डिंग फार्माकोलॉजिकल केयर किस तरीके से होती है, पेशेंट को किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा थेराप्यूटिक प्ले इफेक्टिव कम्युनिकेशन उन बच्चों के लिए जो कि उस डिजीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं, उस डिजीज़ से गुजर रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये हम इस यूनिट में कवर करेंगे। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेडियाट्रिक मेडिकेशन के गाइडलाइंस की। ये पेडियाट्रिक मेडिकेशन किसको दी जा रही है? ये उन पेशेंट्स को दी जा रही है जो कि 0 से 18 की रेंज में हैं, जो कि चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। तो उनको जो हम मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो पेडियाट्रिक मेडिकेशन होगी। उसके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस हमारे लिए सेट किया है, जिसमें सबसे पहले आता है डोसेज कैलकुलेशन। अगर आप लोग कभी खुद गए हो क्लिनिक पे, जब आप छोटे थे या किसी बच्चे को लेकर गए हो, तो वो जो डॉक्टर होते हैं, जो फिजिशियन होते हैं या जो नर्सेज होती हैं, तो वो सबसे पहले किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पहले बच्चे का जो है ना वो वेट ज़रूर चेक करती है। क्योंकि पेडियाट्रिक मेडिकेशन के लिए जो सबसे अहम बात है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो डोसेज कैलकुलेशन है, जो कि हम वेट या बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम उसको चेक करते हैं। वेट और बॉडी सरफेस एरिया तकरीबन सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़े बहुत फार्मूला का फ़र्क है, क्योंकि हम फार्मूलाज डिफरेंट पढ़ेंगे कि ड्रग कैलकुलेशन किस फार्मूले के थ्रू होती है, तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। अच्छा, एक एमसीक्यूज़ के लिए पॉइंट याद रखें कि जब भी हम वेट के लिए यूनिट यूज़ करते हैं तो वो किलोग्राम होता है। यानी कि वेट के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो उसमें पाउंड्स भी आते हैं, किलोग्राम। लेकिन हम जो डोसेज कैलकुलेशन के लिए जो मोस्ट कॉमन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है किलोग्राम। जब हम एज एंड वेट अप्रोप्रिएट डोसेजेस जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, किसी भी ड्रग कैलकुलेशन को उसके फार्मूला के अकॉर्डिंग करते हैं, तो हम सेफ डोसेज रेंज को जो है ना वो मेंटेन रखते हैं। जो भी प्रिस्क्राइब डोज होती है उसको हम सेफ रेंज के साथ कंपेयर करते हैं और उसके बाद जाकर हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है डबल चेक। वैसे तो हर मेडिकेशन को, चाहे वो अडल्ट को लग रहे हैं या चाहे वो पेडियाट्रिक पेशेंट्स को लग रहे हैं, तो कोई भी ड्रग जो है या कोई भी मेडिकेशन, उसको हमने डबल चेक लाजमी करना है। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे स्पेशल ड्रग्स हैं, जिस तरह इंसुलिन हो गए, हेपरिन, जिनके अपने अपने सिरिंजेस भी होते हैं, अपने लगाने के तरीके होते हैं, तो उनको तो हमने फिर खामखा डबल चेक करना होता है, क्योंकि उनको क्लोज्ड मॉनिटरिंग चाहिए होती है। फोर्थ पॉइंट में, 4 गाइडलाइन में हमारे पास पेशेंट के राइट्स के बारे में बताया गया है। 6 राइट्स होते हैं, एमसीक्यूज नोट कर लें। राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन। कुछ प्रैक्टिसेस में हम राइट रीज़न और राइट रिस्पॉन्स, इसको भी हम डॉक्यूमेंट करते हैं, लेकिन ये उस जगह के, उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जो 6 रूट्स हैं, ये हमारे पास जो 6 राइट्स हैं, तो वो हमारे पास बेसिक होते हैं। 5th में हमारे पास आता है कि जब हम एज अप्रोप्रिएट उस मेडिकेशन के डोसेज को क्लासिफाई करते हैं। अब फॉर एग्जांपल न्यू बॉर्न है, तो उसके लिए हम ज़्यादातर जो है ना ओरल सिरप्स ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, सपोजिटरीज को प्रेफर करते हैं। सपोजिटरीज वो मेडिकेशन होती हैं जो कि इन्फेंट के रेक्टल एरिया के थ्रू हम उसको इंटर करते हैं, वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेल्ट हो जाती है और वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो उस न्यूनेट या इन्फेंट तक पहुंच जाता है। आईवी प्रिस्क्राइब कर लेते हैं अगर ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी डायरिया है बहुत ज़्यादा, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इस वजह से आईवी लगाना जो है ना वो ज़रूरी है। टॉडलर्स के लिए हम ज़्यादातर ओरल लिक्विड हो गई या वो मेडिकेशन जिसको चबाया जा सके। स्कूल एज अगर वो पिल्स निगल सके तो ठीक है, वरना उनके लिए भी सेम ओरल लिक्विड्स या च्यूएबल टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं। जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो इतने होते हैं कि वो किसी भी टैबलेट को या कैप्सूल को निगल सके, तो उसके लिए फिर हम प्रेफर, तो इसका मतलब ये है कि हमने एज अप्रोप्रिएट ड्रग फॉर्मेट को जो है ना, ड्रग रूट को जो है ना वो प्रेफर करना होता है।
6 में हमारे पास आता है टेक्निक्स। हम डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। अब अगर हम बच्चों के लिए बात करें तो बच्चों को जो लिक्विड डोजिंग होती है वो हम ओरल सिरिंजेस के थ्रू देते हैं। आपने कभी भी किसी बच्चे के फार्मूला मिल्क में जो है मेडिकेशन को मिक्स नहीं करना। आप उनके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह डिस्ट्रैक्शन हो गई, उनको कोई भी खिलौना हाथ में दे दिया, उनकी तारीफ करना, या पेरेंटल सपोर्ट जो है ना उनको देना। तो इससे क्या होता है कि उनकी एंजाइटी दूर हो जाती है और वो आसानी से वो इस एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स के लिए मान जाते हैं। आप कोई भी मेडिकेशन उनको एडमिनिस्टर कर रहे हो। इसके अलावा मॉनिटरिंग के उस ड्रग का कोई भी एडवर्स रिएक्शन है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स, अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट सामने आ गया है, या जो है ना इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो आपने इमरजेंसी ड्रग्स को अपने पास ज़रूर रखना है। कोई भी उस टाइम पे इमरजेंसी हो सकती है। इसके अलावा मैंने ये पॉइंट आपको बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि जब हम पीड्स की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि अब बच्चे हैं तो इनके साथ साथ हम हर जगह पर जो है ना पेरेंट्स का जिक्र भी करेंगे, चाहे तो वो पेरेंटल सपोर्ट है या पेरेंट्स को एजुकेट करना। तो ये सारी चीज़ों में जो है ना पेरेंटल जिक्र ज़रूर आएगा, या केयर टेकर हो गए, कोई भी उनके लीगल गार्डियंस हो गए, तो उनको उनके बारे में टीच करना कि वो ड्रग जो है वो किस तरीके से स्टोर करना है, और जो है ना उनको समझाना है कि कोई भी ड्रग जो है वो अगर मिस हो गया है तो आपने क्या करना है। इसके अलावा आपने पेरेंट्स को ये समझाना है कि आपने किसी भी मेडिकेशन को कैंडी नहीं कहना। इससे ये नुकसान होता है कि वो बच्चा अगर वो कैंडी समझ के उसको खा लेता है तो वो तो चलो वो तो उसके ड्रग टाइमिंग थी तो वो उसने ले ली, लेकिन फिर उसका ये रिस्क होता है कि वो बच्चा दोबारा से अगर वो मेडिसिन उसको कहीं दिख जाए तो वो दोबारा से भी उसको खा लेगा, क्योंकि वो उसको कैंडी समझेगा। इस वजह से हमने किसी भी मेडिकेशन को कैंडी नहीं करना। इसके अलावा तमाम जो हमने राइट्स पढ़े, टाइम, डोज, रूट हो गए, या कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हमने किया तो वो हमने डॉक्यूमेंट करना है। अगर बच्चे ने मेडिकेशन से इनकार कर दिया है, या उसने वो मेडिकेशन वॉमिट कर दी है, या उसके जो रिफ्यूज़ल है उसमें पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट भी है, तो वो सारी चीज़ें हमने डॉक्यूमेंट करनी है। कोई भी हाई अलर्ट मेडिकेशन प्रोवाइड करने से पहले आपने पेरेंटल गाइडलाइन पेरेंटल या केयरटेकर से आप लोगों ने कंसर्न फॉर्म ज़रूर लेना है। कंसर्न यानी कि इजाज़तनामा देना है, या कोई भी मेडिकेशन एरर हो जाए, डोज गलत हो जाए, रूट गलत हो जाए, या टाइमिंग गलत हो जाए, पेशेंट गलत हो जाए, तो आपने सारी जितनी भी मेडिकेशन एरर्स हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन करनी है उनकी। अच्छा, डोसेज इन पेडियाट्रिक्स, यानी कि अब जब भी हमने बात कर ली ना कि जब भी हम बच्चों को कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो सबसे पहले हम उस ड्रग की कैलकुलेशन करते हैं, और वो जो कैलकुलेशन होती है वो उनके वेट के अकॉर्डिंग होती है, जो कि हमने किलोग्राम में लिया है, या बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग जो है आपने उस ड्रग की कैलकुलेशन करनी है। उस ड्रग की कैलकुलेशन में जो आपने पेशेंट का वेट लेना है वो हमेशा किलोग्राम में लेना है। और इसमें एक पॉइंट ये है कि जो एग्जैक्ट मेथड है, जो मोस्ट एग्जैक्ट मेथड है, वो उसमें हम वेट की जगह बॉडी सरफेस एरिया के फार्मूले को और उनको यूज़ करते हैं। अगर हम पेडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें पेशेंट वेट आता है जिसको हमने किलोग्राम में लिया, उस ड्रग की डोसेज आ गई, और उसकी प्रेजेंटेशन हो गई कि उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है। तो ये जो तीनों चीज़ें मिलकर जो हैं ये हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करती हैं, और इसी डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो हम पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन करते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम एग्जाम्पल की तरफ नज़र रखें तो एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि आपको प्रिस्क्राइब हुआ है कि आपने एक पेशेंट को जो है 10 से 15 मिलीग्राम ऑफ पैरास्टामोल डोज देना है हर 6 घंटे में। इसका मतलब ये होगा कि ये जो डोज है, यानी कि पर 1 किलोग्राम जो है वो आपने 10 to 15 मिलीग्राम उसको डोज देना है हर 6 घंटे बाद। तो ये जो प्रोसेस है ये हर 6 घंटे बाद जो है ये रिपीट होगा। लेकिन सिफेक्साइन जो है उसको आपने 8 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे देना है। तो अब पर डे अगर बात आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि आपने उसको दिन में सिर्फ 8 मिलीग्राम देना है। लेकिन अगर पैरास्टामोल है अब ये हर 6 घंटे बाद देना है, तो अब इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, इसको फिर फार्मूला के थ्रू जो है ये आप लोगों की आसानी के लिए उसको क्लियर किया गया है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है
कि रिक्वायर्ड डोज हासिल करने के लिए हमने क्या करना होगा, डोज पर केजी और उस चाइल्ड का वेट। अब यहाँ पर चूंकि वेट नहीं गिवन था, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ था कि आपने 10 से 15 मिलीग्राम पर 1 किलोग्राम देना है। अब जितने भी फार्मूलाज पेपर्स के लिए आएंगे तो उसमें आप लोगों को वेट गिवन होगा, लेकिन इसमें आप लोगों ने वेट जो है वो खुद से एज्यूम करना है। अब फॉर एग्जांपल अब जो बच्चा है वो 12 किलोग्राम का है, यानी कि वो 12 केजी उसका वेट है। इसमें साथ साथ फार्मूला भी मेंशन है कि उसका जो वेट है वो आपने पाउंड से कन्वर्ट किया है। अब 1 किलोग्राम 2.2 पाउंड्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब बच्चा जो है, अब ये जो पॉइंट है इसको आप अभी इधर स्किप कर दें और मैं आपको आगे समझाऊंगी कि जब भी कोई चेंज यूनिट होता है तो उसको आप मेन यूनिट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हो। तो ये पॉइंट आप इधर अभी छोड़ दें। अभी आप सिर्फ फोकस करें कि अब बच्चे का वेट जो है फॉर एग्जांपल 12 केजी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने डोज पर केजी कितना देना है, यानी कि 1 किलोग्राम पर आपने 15 मिलीग्राम देना है और बच्चा कितने किलोग्राम का है, 12 किलोग्राम का है। इट मीन्स कि अगर 1 किलोग्राम बच्चे को 10 to 15 मिलीग्राम डोसेज देना है तो उस 12 केजी के बच्चे को हर 6 घंटे बाद जो है 180 मिलीग्राम डोज मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये इसका है। अभी हम बात करते हैं जो हमारे पास मोस्ट एग्जैक्ट मेथड होता है ड्रग की कैलकुलेशन का, तो वो होती है बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। इसमें आपको 2 फार्मूले गिवन है। एक फार्मूले में अगर डेटा में आप लोगों के पास हाइट जो है वो सेंटीमीटर में आ जाए, वेट किलोग्राम में आ जाए, तो आपने उसको सिंपली फार्मूला में पुट करके 3600 पे उसको डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है। अगर तो वेट आप लोगों के पास इंचेस में गिवन है, हाइट, और वेट आप लोगों के पास पाउंड्स में गिवन है, तो आपने उसको सेकंड फार्मूला में पुट करके और उसको 3131 पे डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो अब ये उस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, फिर आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेजल सरफेस एरिया के दोनों फार्मूले में से एक फार्मूला आप यूज़ करोगे। अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो पहले एग्जाम्पल में जो पेशेंट का वेट है वो 70 किलोग्राम है और जो हाइट है वो 167.6 सेंटीमीटर है। तो अब चूंकि सेंटीमीटर है और किलोग्राम में है तो इसमें आपने फर्स्ट फार्मूला यूज़ किया। सिंपली आपने हाइट वेट को पुट कर दिया, इसमें इसको डिवाइड कर दिया, इसको आपस में पहले मल्टीप्लाई किया, देन आपने उसको 3600 पे डिवाइड कर दिया, उसके बाद स्क्वायर रूट लिया। तो अब बेजल सरफेस एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, तो आपने इसके साथ मीटर स्क्वायर लगा दिया। तो पहले एग्जाम्पल का आंसर है 1.81। सेकेंड एग्जाम्पल में आपका जो वेट है वो पाउंड्स में है और जो हाइट है वो इंचेस में है। तो अब क्वेश्चन देखकर आप लोग पता चल जाएगा कि ये जो फार्मूला है वो सेकंड फार्मूला यूज होगा। आपने हाइट इन इंचेस पुट कर दिया फार्मूले में, वेट इन पाउंड्स पुट कर दिया, उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई किया 3131 पे डिवाइड करके और उसका स्क्वायर रूट निकाला, 1.77 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब थर्ड एग्जाम्पल को आप लोग बहुत गौर से देखें। अब इसमें जो वेट है वो 180 पाउंड है। अब आपको समझ आ गई है कि वेट जो है पाउंड में है। इट मीन्स कि मैं इसमें सरफेस एरिया का सेकंड फार्मूला पुट करूंगी। लेकिन अब इसमें हाइट में प्रॉब्लम आ गई है कि इसमें 6 फुट 3 इंचेस हाइट इन्होंने दी है। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इस फुट को आपने इंचेस में कन्वर्ट करना है। वो किस तरीके से होगा, अब वो जो पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए स्किप किया था, अब उस पॉइंट को जो है ना वो आप लोग गौर से देखें। आप लोग फिलहाल इसको स्किप कर दें। सबसे पहले इसका फार्मूला ये होता है ना कि जब भी आप किसी चीज़ को चेंज करते हो तो उसका आप लोगों को ताल्लुक समझ आना चाहिए। फुट और इंच का आपस में क्या ताल्लुक है कि 1 फुट 12 इंचेस के इक्वल है। अब आप लोगों ने जिसको चेंज करना होता है उसको हमेशा 1 होना चाहिए। तो अब फुट चेंज कर रहे हैं, अब फुट पहले से 1 है, ठीक है। अगर हम इंचेस को फुट में कन्वर्ट कर रहे होते तो वो हमारे पास जो है ना वो फिर उस पर डिवाइड होता। लेकिन अब चूंकि हम फुट को इंच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, उसमें ये जो हमारे पास 6 फुट के साथ ये जो 12 इंच है और 1 फुट है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। किस तरीके से, 1 फुट 12 इंचेस के इक्वल है, ये इस 6 फुट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 72 इंचेस। अब इसके साथ 3 इंच भी मेंशन था तो हमने इस 3 इंच को सिंपली इसके साथ प्लस कर दिया। तो इस 6 फुट 3 इंच को हमने कन्वर्ट कर दिया इसको 75 इंचेस में।
ठीक है। अब ये हमारे पास वेट पाउंड्स में है और हाइट इंचेस में है। अब हम सिंपली इसको पुट कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3131 पे डिवाइड हो जाएगा, देन उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये मेंशन हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल, ये पहली वाली लाइन गलती से यहाँ पर पेस्ट हो गई है, आप लोग इसको देखें। पेशेंट की जो हाइट है वो सेंटीमीटर में है, वेट जो है वो किलोग्राम में है। सिंपली आपको समझ आ गई है कि इसमें आपने फर्स्ट फार्मूला यूज करना है, इसको पुट कर देंगे और आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये होती है ड्रग कैलकुलेशन यूजिंग द फार्मूला ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं नोमोग्राम्स की। नोमोग्राम ये हमारे पास एक ऐसा टूल होता है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हम पेशेंट को या उस जो हमारे पास पेडियाट्रिक पेशेंट्स हैं उनकी ड्रग कैलकुलेशन हमारे पास करते हैं। ये जो टूल है यानी ये जो नोमोग्राम्स हैं ये स्पेशली हम पेडियाट्रिक में जो है वो यूज़ करते हैं किसी भी मेडिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, हाइट जिसमें जो सेंटीमीटर में हो या इंचेस में, बॉडी सरफेस एरिया जो कि मीटर स्क्वायर्स में होता है, और वेट जो है किलोग्राम में या पाउंड्स में। अच्छा, अब आप लोग इस पिक्चर को गौर से देखें कि किसी भी पर्सन का जो है वो बेजल सरफेस एरिया जो है वो आप इस मोनोग्राम के अकॉर्डिंग किस तरीके से जो है कैलकुलेट कर सकते हो। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े तो उसको हमने फार्मूलाज के थ्रू जो है ना उसको हमने सॉल्व किया था। अब हम इस मोनोग्राम के थ्रू अब हम बेजल सरफेस एरिया को, बॉडी सरफेस एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें उन्होंने हमें मेंशन किया है कि जो हमारे पास पेशेंट है उसका वेट 170 पाउंड्स है और जो उसका हाइट है वो 121 सेंटीमीटर है, यानी कि पेशेंट की हाइट और वेट हमें पाउंड्स और सेंटीमीटर में गिवन है। तो अभी हम 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे, उसमें हमने डिफरेंट स्केल्स जो हैं वो हमने उसमें मेंशन की हुई हैं। तो अब हाइट जो है वो हमने एक पॉइंट हाइट पे लगाना है जो कि हमारे पास है 181 सेंटीमीटर। तो हमने जो है ना वो स्केल पर हाइट पे 181 सेंटीमीटर पे हमने पॉइंट लगा लिया और वेट हमारे पास 170 पाउंड था, यहाँ पर हमने एक डॉट लगा लिया। अब जब हम इसको सीधी लाइन खींचेंगे तो जिसमें हमारे पास बॉडी सरफेस एरिया के पॉइंट को ये कवर करेगा तो वो सिंपली इसका बेजल सरफेस एरिया कहलाएगा। यानी कि इसमें जब हमने ये सीधी लाइन आपस में यानी कि जब हमने इसको मिलाया तो इसमें बेजल सरफेस एरिया हमारे पास 1.97 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारे पास वो अमाउंट ऑफ ड्रग होती है जो कि हमें प्रिस्क्राइब की होती है कि आपने इतनी कॉन्सेंट्रेशन में जो है ये ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है। टोटल ड्रग आपके पास मेंशन होती है, उस टोटल ड्रग में से आपने अमाउंट ऑफ ड्रग जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। उसको हम डाइल्यूशन कर सकते हैं यानी किसी चीज़ के साथ मिक्स कर देंगे या रिकॉन्स्टिट्यूशन उसको रीमिक्स कर देंगे, तो ये बेसिकली उस ड्रग की रिकॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हम आईवी ड्रिप रेट है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यानी कि अब तो डिफरेंट पेशेंट्स होंगे, उनके कुछ आईवी ड्रिप्स ऐसी होंगी जो कि उनको कम स्पीड में चाहिए होंगी, कुछ हाई स्पीड में चाहिए होंगी। तो ये जो ड्रिप रेट होता है इसको आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके पास उस टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के बारे में पता होना चाहिए ml में, यानी कि उसका मिलीलीटर उसका स्पेसिफिक यूनिट है वो आपको पता होना चाहिए। आपको टाइम इन मिनट्स पता होने चाहिए, ड्रॉप फैक्टर आपको पता होना चाहिए, 1 ड्रॉप पर ml जो है वो कितना होगा। इसके अलावा जो है तो फार्मूला हमारे पास है टोटल वॉल्यूम ml डिवाइडेड बाय टाइम्स इन मिनट्स मल्टीप्लाई बाय ड्रिप फैक्टर। अच्छा, अगर हम एग्जांपल देखें तो अभी आपके पास जो है टोटल फ्लूइड कितना है, 1000 ml ऑफ फ्लूइड है और उसको आपने 8 घंटों में उस पेशेंट को इन्फ्यूज़ करना है। आपके पास जो ड्रिप फैक्टर है वो 20 ड्रॉप्स हैं। अब टोटल वॉल्यूम तो हमारे पास 1000 ml है, वो तो ठीक है, लेकिन अब जो टाइम है वो हमारे पास 8 आवर्स है। तो इसके लिए अभी जो मैंने आपको टेक्निक समझाई है अभी आप इस पे अप्लाई करें। 1 आवर जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। अब आप जो चेंज कर रहे हैं 1 आवर है ना, अब आप आवर को मिनट में चेंज
चेंज कर रहे हैं। अब 1 आवर तो पहले से 1 ही है, इट मीन्स कि ये 60 मिनट्स पर आवर जो है ये सिंपली इस 8 आवर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इट मीन्स के टोटल आपके पास टाइम इन मिनट्स 480 मिनट्स आ गया। ड्रिप फैक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन था 20 ड्रॉप्स पर ml। आपने इसको कैलकुलेट कर दिया, यानी कि इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, देन आपने आपने पहले डिवाइड कर दिया, देन ड्रिप फैक्टर के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, जिसका आंसर हमारे पास आया तकरीबन 41.66। अगर हम इसके राउंड अबाउट देखें तो ये जो 6 है ये अबाव 5 है, तो इट मीन्स कि हम इसको 42 कर देंगे। तो इट मीन्स कि आईवी जो ड्रिप रेट है जो जिस पेशेंट को ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, तो इट मीन्स के 42 ड्रॉप्स पर मिनट जो है वो इस पेशेंट को इन्फ्यूज़ होंगे। तो ये होता है आईवी ड्रिप रेट कैलकुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास उन फार्मूलाज की समरी है, ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वो फार्मूले हैं जिसमें से कुछ हमने स्लाइड में स्टडी कर लिए हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको आप यहाँ से जो है वो डायरेक्टली याद कर सकते हैं, जिसमें वेट बेस के लिए हम मिलीग्राम किलोग्राम के साथ यानी कि वेट किलोग्राम के साथ उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इसी तरह बेजल सरफेस एरिया हमने एक मॉस्लर के अकॉर्डिंग इसको पढ़ा था और एक डोजिंग के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आईवी रेट हो गया या ड्रॉप्स पर मिनट मैनुअल सेट। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो कि ड्रग कैलकुलेशन में जो है वो यूज़ होते हैं। तो आप लोगों ने इस स्लाइड से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप एग्ज़ाम के लिए जो है वो ज़रूर याद रखिए। और ये इस यूनिट का जो है ना फर्स्ट पार्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।